आज आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम आपको क्लच के बारे में बताएंगे। तो आज का जो लेक्चर आप सुनेंगे उससे आप ये जान पाएंगे कि जो क्लच होता है वो क्यों यूज़ होता है, वो उसके यूज़ होने से जो ऑटोमोबाइल में क्या ट्रांसमिशन लाइन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर उसको ना यूज़ किया जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और एक अच्छे क्लच की डिज़ाइन हमको जो अगर करनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर एक अच्छा क्लच हमको बनाना है या एक अच्छा क्लच चाहिए तो उसमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, जिसको सोच करके अगर कभी मान लीजिए हम एज एन इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, और साथ में जो है उस क्लच का प्रिंसिपल क्या होता है आप ये भी जान पाएंगे अगर आज का जो है ये वाला लेक्चर आप सुन रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं। तो जो क्लच होता है, क्लच बेसिकली क्या करता है, ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसमें जो डैमेज हो सकता है उसको अवॉइड करता है। तो ये टू अवॉइड डैमेज इन द ट्रांसमिशन सिस्टम, में है ना, क्योंकि इस केस में क्या होता है, ये जो इंजन की पावर है वो डायरेक्ट आगे जो रुका हुआ ट्रांसमिशन सिस्टम होता है एकदम से अगर उस पर पावर भेज देंगे तो वहाँ पर जो है वो टूट सकता है, उसमें जल्दी से ख़राबी आ सकती है, उसकी रिलायबिलिटी कम हो सकती है इस तरीके से। तो इसलिए जो है क्लच को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो क्लच करता क्या है कि जो पावर होती है स्विच की तरीके से काम करता है। तो ये क्या होता है, तो क्लच इज़ यूज्ड टू disengage the drive from the engine to the gearbox. And subsequent rearrangement so that या री-engagement कह लीजिए, so that the engine takes load gradually and smoothly. The engine takes load gradually and smoothly. ये हम ऐसे कह सकते हैं। कहने मतलब क्या हुआ था कि ये जो है इंगेज या डिसंगेज करता है गियर बॉक्स को इंजन से। जैसे स्विच हमने बताया था कि ये स्विच के तरीके से काम करता है, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके का एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करने का जो है ये साधन है हमारे पास, पैटर्न है ये डिवाइस। तो ये क्या हो गया, ये जो है इससे हम जब चाहें तब इंगेज कर सकते हैं इंजन से गियर बॉक्स को। पावर हम चाहेंगे तो आगे की तरफ सप्लाई होगी इंजन की, और जब चाहेंगे तो पावर वहीं पर रुक जाएगी, इंजन चलता रहेगा और आगे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें पावर आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो ये हम एक बेसिक डेफिनेशन क्लच की कह सकते हैं कि ये क्लच की बेसिक डेफिनेशन है। आइए अब हम फंक्शन के बारे में देखते हैं कि क्लच की फंक्शनिंग होती क्या क्या है। ये थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं उसको भी। तो ये क्या होता है, पहला कि एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट।
engagement and disengagement. किससे? फ्रॉम इंजन टू गियर. किससे किससे? फ्रॉम इंजन टू गियर. फ्लाई व्हील के थ्रू जो है ये फ्लाई व्हील के साथ लगा हुआ होता है और उसी के साथ ये करता है. तो उस केस में क्या होता है कि एकदम से पावर आगे की तरफ नहीं जाती, तो जो पावर होती है वो स्मूथ होती है. स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ पावर. मतलब क्या हो गया? एक तरीके से हम बोलेंगे जर्क फ्री, कोई भी जर्क नहीं लगता. अगर हम ग्रेजुअली इंगेज या डिसएंगेज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जो है आसानी से जो है जब हम गियर को जो है गियर पैडल को अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो डिसएंगेज कर देता है इंजन को गियर से, जब हम क्लच पैडल को अप्लाई करते हैं. और उस समय हमको अगर मान लीजिए वो ऐसा कब करना होता है, बेसिकली जब गियर शिफ्ट करना होता है. हम चाहते ये हैं कि जब हम गियर शिफ्ट करें तो उस केस में इंजन की जो पावर है वो गियर पर ना आ रही हो. इसीलिए हमेशा पहले क्या होता है, गियर शिफ्ट करने के पहले हमको क्लच वाला जो लीवर होता है वो पुश करना पड़ता है, या जो क्लच पैडल होता है वो दबाना पड़ता है. क्योंकि जो क्लच होता है वो ऑलरेडी एंगेज रहता है, वो पावर सप्लाई होती रहती है. जब आप क्लच पैडल दबाते हैं या क्लच वाला लीवर जब आप पुश करते हैं तो उस केस में जो इंजन का कनेक्शन है वो गियर बॉक्स से ख़त्म हो जाता है, मतलब गियर बॉक्स फ्री हो जाता है. तो उस केस में आसानी से आप गियर को चेंज कर सकते हैं. और वहाँ पर उस केस में जब भी जो गियर व्हील है उसमें किसी तरीके का कोई भी टीयर वियर नहीं होगा, या उसके जो टीथ हैं वो टूट नहीं सकती. फिर टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है. तो कैन चेंज गियर विदाउट डैमेज. तो कोई भी विदाउट डैमेज या इजी चेंज भी बोल सकते हैं, आसानी से जो है वो चेंज भी हो जाएगा. तो ये उसके बेसिक फंक्शन है जिसको आप समझ करके आप जो है ये यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में. अब हम आते हैं कि अगर एक अच्छा क्लच आपको डिज़ाइन करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि एक अच्छा क्लच अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो एक अच्छे क्लच में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो क्या होगा? अ गुड क्लच शुड बी, क्या क्या होना चाहिए, ये किसके लिए हम बोल रहे हैं? फॉर डिज़ाइन पर्पस. ये डिज़ाइन पर्पस हम बता रहे हैं आपको. तो एक अच्छे क्लच में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहला चीज़ होनी चाहिए वो जो है आसानी से ऑपरेट हो सके, सबसे आसानी से. क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम हुई तो फिर जो है उसका कोई मतलब नहीं रह गया. ईज़िली ऑपरेटेड होना चाहिए, बहुत ही लो फिजिकल एफर्ट के साथ ही आसानी से. दूसरी बात ये हमको ध्यान रखना होगा कि हमेशा कि ये डायनामिकली बैलेंस्ड होना चाहिए. ये हमेशा डायनामिकली बैलेंस्ड होना चाहिए. डायनामिकली बैलेंस्ड होने से क्या हो जाएगा, ये हमेशा जो है स्मूथ रनिंग होगी इस पे, ये जो है जब चलेगा. और ये कभी भी अगर हाई स्पीड पर आप व्हीकल को चला रहे हैं तो उस केस में जो है ये कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं आएगा. तीसरी तरीके से क्या होता है, ये स्लिप फ्री होना चाहिए. स्लिप फ्री नहीं होगा तो पावर लॉस होगा. जो इंजन की पावर होगी वो आगे जो गियर बॉक्स है उसमें पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगी. तो उस केस में जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी. और जो है ये तो सबसे ख़राब चीज़ हो जाएगी फिर उस केस में. फिर और ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस, इसको जो है ये मिनिमम स्पेस का हो, मतलब ऐसा हो कि बहुत बड़ा स्पेस ना हो कि इंजन में बहुत बड़ा स्थान घेरे, जिससे इंजन बल्कि हो जाए, है ना. तो और ये जब कभी भी ये इंगेज और डिसएंगेज होता है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल तो फ्रिक्शन के थ्रू होता है. अभी हम आगे उससे बात करेंगे.
तो वहाँ पर क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो हीट आसानी से डिसिपेट हो जाए, ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए, है ना, तो कि आसानी से हीट जो उसके अंदर जनरेट हो रही है वो बाहर निकल जाए। तो वो भी ये डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर होना ही होना चाहिए। तो कैन डिसिपेट हीट विद है ना, विच, ऐसे बोल सकते हैं, विच जनरेटेड इनसाइड इट, जो इसके अंदर जनरेट हो रही है बहुत आसानी से जो है वो डिसिपेट हो जानी चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए, जब भी कभी ये इसमें हम इसको ऑपरेट करें तो वो उसमें नॉइज़ बहुत कम होनी चाहिए, है ना, नॉइज़ फ्री होना चाहिए, और ड्यूरेबल होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, है ना, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट। हल्का होगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको पावर टू वेट रेशियो भी जो है देखना है उस केस में। तो वहाँ पर जो है हमें जो ये ड्यूरेबल हो, एक ऐसे अच्छे मटेरियल का बना हुआ हो, जल्दी से ख़राब ना होता हो किसी भी कंडीशन में, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, किसी भी मैकेनिकल कंडीशन में। और इन सब के साथ जो ट्रबल फ्री होना चाहिए, कभी कोई इसमें परेशानी ना आए, तो रिलायबल होना चाहिए। तो ये इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत आवश्यक है। मतलब रिलायबल का मतलब क्या हो गया, ट्रबल फ्री, ट्रबल फ्री। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। कहने मतलब क्या हुआ कि एक अगर हम अच्छा क्लच डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहला ये जो है हमने इसमें डेफिनेशन बताई, फिर फंक्शन बताया, और फिर उसके बाद हम ये बता रहे हैं आपको कि जो एक अच्छा क्लच है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में हम बात करते हैं कि जो इसका जो क्लच होता है उसकी बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग क्या होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो इसका होता है, हमने अभी पहले भी आपको बताया, जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो फ्रिक्शन पर ही ये वर्क करता है। और फ्रिक्शन जो होता है, ये जो फ्रिक्शन का प्रिंसिपल होता है वही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या है, बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग वो जरा देखो। तो ये जो है क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, ये बेसिक प्रिंसिपल जो है इसका, ये तो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो प्रिंसिपल है, फ्रिक्शन किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ सरफेस। जबकि जब फिज़िक्स में आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें यहाँ पर ये चीज़ वहाँ पर नहीं बताते कि वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। आप देखिए इंटरमीडिएट में, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर एरिया आप बढ़ा दीजिए तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। प्रेशर अप्लाइड, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। तो ये सारी बातें इसमें भी आ गई। ये तो है, ठीक है, यहाँ तक तो ये भी समझ में आई बात। लेकिन जो ये फ्रिक्शन होता है वो हम कहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये कैसे आता है। तो जो फ्रिक्शन सरफेस होती है उसके लिए हम फ्रिक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं क्लच प्लेट पर। तो वहाँ पर क्या होती है, वो जो है फ्रिक्शन मटेरियल जो होता है, फ्रिक्शन मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली जो है हम एस्बेस्टस के लेते हैं, एस्बेस्टस फाइबर, है ना, एस्बेस्टस फाइबर होता है, ज़्यादातर जो है यही लिया जाता है। और ये एस्बेस्टस फाइबर क्या होता है, ये जो है इसके अंदर हम बॉन्डिंग मटेरियल्स, रबर या जो है सिंथेटिक रेजिन हो गया, इन सब को भी यूज़ करते हैं। साथ में जो है फिरोडो भी एक आता है मटेरियल, तो ये फिरोडो भी यूज़ कर लेते हैं, फिरोडो। तो इसके साथ जो है क्या होता है, ये विद
किसके साथ होता है यूज़, इसके अंदर जो होता है ये इसको जोड़ते हैं साथ में, इसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं इम्प्रेगनेटिंग विद बॉन्डिंग मटेरियल्स। लाइक कौन कौन से बॉन्डिंग मटेरियल्स होते हैं, रबर हो गया या सिंथेटिक रेजिन। तो इन सब को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी बहुत सारे आते हैं, फैब्रिक्स बहुत सारे होते हैं, फैब्रिक्स भी हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मटेरियल होते हैं, फैब्रिक्स हो गए बहुत सारे, कॉर्क भी यूज़ होता है। ये सब भी फ्रिक्शन मटेरियल के तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और जिस हिसाब से हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होता है जिस मटेरियल के ऊपर, उसके हिसाब से हम इसको चूज़ करते हैं और जो फ्रिक्शन सरफेस होती है वो हम बना लेते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको इतना समझ में आज आ गया होगा जो हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब हम इसके आगे जो क्लच के टाइप हैं उनको हम बताएंगे।